हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 10 के एक टॉपिक आचार शास्त्र और नैतिकता को पढ़ेंगे, एथिक्स एंड मॉरलिटी। ओके, तो शुरू करते हैं। पहले फटाफट वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। ओके, आचार शास्त्र का अंग्रेजी रूपांतरण एथिक्स है। ठीक है, यानी आचार शास्त्र को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एथिक्स। ठीक है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? मूल्य और मानदंड, वैल्यू एंड नॉर्म्स जो होते हैं वो आपने सुना ही होगा कि वैल्यू एंड नॉर्म से ही समाज चलता है। ठीक है, और इससे नीति व्यवहार, नीति दर्शन, व्यवहार दर्शन आदि नामों से पुकारा जाता है। यानी एग्ज़ाम में यदि नीति व्यवहार पूछा जाए तो भी इसका मतलब आचार शास्त्र होगा, नीति दर्शन किया पूछा जाए तब भी आचार शास्त्र होगा, और व्यवहार दर्शन भी आचार शास्त्र। ठीक है, तो कोई भी नाम कर दिया जाए आपके क्वेश्चन का मतलब वही होगा। ठीक है, तो समाज में व्यवहार करने की जो आचार संहिता होती है, जैसे हमको अपने बड़े से क्या व्यवहार करना है, ठीक है, अपने छोटे से कैसा व्यवहार करना है, ठीक है, और जो बाहर के लोग हैं उनसे कैसा व्यवहार करना है, घर के लोगों से कैसे व्यवहार करना है। तो इसकी जो आचार संहिता, जो नियमावली समाज द्वारा बनाई गई है, ठीक है, यानी एक बहू है वो अपने ससुर को देखते ही अपने मुंह को ढक लेगी, ऐसी नियमावली बनाई गई है, ऐसा आचार संहिता बनाया गया है। ठीक है, महिलाओं के लिए। उसी तरह से अपने जेठ को देखकर भी वो क्या करेगी? परिहार संबंधों का पालन करेगी, दूरी बना कर रखेगी। ठीक है, लेकिन देवर से क्या करेगी? परिहार संबंध के अंतर्गत वो हंसी मजाक करेगी। ठीक है, तो ऐसी आचार संहिता बनाई गई है, इसका उल्टा कोई नहीं करता। ठीक है, तो समाज में व्यवहार करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सभी समाजों में आचार संहिता अलग अलग होती है। यानी अब जनजाति समाज में जाइए और उसमें भी अलग अलग जनजातियों में अलग अलग आचार संहिता होती है। ठीक है, किसी जनजाति में परिहार संबंध नाना और नातिन के बीच में होता है, तो कहीं पे परिहार संबंध जो होता है वो किस में होता है? देवर और भाभी के बीच में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग समूह की अलग अलग आचार संहिता होती है। समाजशास्त्र देखिए मूल्यों का विज्ञान कहा गया है। ये किसने कहा है? ये राधा कमल मुखर्जी ने कहा है। ठीक है, तो ये कोटेशन भी याद रखिएगा। समाजशास्त्र में देखिए मूल्य का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आपने देखा होगा कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मूल्य से प्रभावित होते हैं। ठीक है, यानी एक विद्यार्थी के क्या मूल्य होते हैं, वो उसके मूल्यों का पालन करेगा। एक गृहिणी के क्या मूल्य होते हैं, वो उसके मूल्यों का पालन करेगा। पति के क्या मूल्य होते हैं, पुत्र के क्या मूल्य होते हैं, ये सभी अलग अलग मूल्यों को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप बीमार हुए, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपका इलाज किया, तो डॉक्टर ने क्या किया? डॉक्टर के मूल्यों को फॉलो किया। ठीक है, तो प्रत्येक क्षेत्र जो है मूल्य से प्रभावित है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो सकता है कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो आपको लगती ना हो कि ये मूल्य से प्रभावित हो, लेकिन फिर भी वो मूल्य से प्रभावित होती हैं अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसलिए समाजशास्त्र के विद्यार्थी को नीति शास्त्र का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए आपके नेट के सिलेबस में नीति शास्त्र रखा गया है। तो यदि इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि नीति शास्त्र जो है वो क्या समाजशास्त्र के विद्यार्थी को जानना ज़रूरी है, तो आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा कि जी बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि नीति शास्त्र नीतियों का निर्धारण करती है कि समाज में व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज़ तो समाजशास्त्र है, यानी व्यक्ति किस तरह से व्यवहार करेगा उसी ढंग से उसके संबंध बनेंगे, और संबंधों का जो जाल है वही क्या है? सोसाइटी है, समाज है। नीति शास्त्र अच्छे बुरे, सही गलत, गुण दोष, इन सभी के बीच में क्या करता है? अंतर बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। यानी एक स्त्री के जो नीतियाँ निर्धारण की गई है, जो आचार शास्त्र बना हुआ है कि इसको ऐसे ही रहना है, इस व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार करना है और इस व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, तो पहले से आचार शास्त्र बना हुआ है, उसी आधार पर वो क्या करेगी? अच्छे और बुरे का निर्णय लेगी। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, उससे उम्र में बड़ा है उसके पति से, तो वो जेठ लगेगा उसका। ठीक है, तो वो क्या करेगी? उससे दूरी बना कर रखेगी। ठीक है, तो अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि दूरी बना कर रखो। ठीक है, तो अच्छे और बुरे में अंतर बताता है ये। ठीक है, नहीं तो समाज उसकी आलोचना करेगा। अब देखिए नीति शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। इसको देखिए अभ्यास के आधार पर देखेंगे तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है मेटा एथिक्स। इसमें नैतिक सिद्धांतों के अर्थ को वर्णित किया जाता है। यानी इसमें नैतिक सिद्धांत जो होते हैं, ठीक है, यानी हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ईमानदार होना चाहिए, देश के प्रति हमको श्रद्धावान होना चाहिए। ठीक है, देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए। तो ये सब क्या हुआ? देशभक्ति की भावना हो गई। ये सब नैतिक सिद्धांत है। इसके अर्थ को वर्णन किया जाता है किसमें? मेटा एथिक्स में। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं।
अर्थात सत्य मूल्य को कैसे निर्धारित करता है, ठीक है। इसको जानने का प्रयास किस में किया जाता है, मेटा एथिक्स में। तो इसमें 3 प्रकार के प्रश्न छिपे हुए हैं, ठीक है। एक तो है कि सत्य मूल्य को कैसे निर्धारित करता है, इसमें किसके आधार पर हम ये जानते हैं, तो मेटा एथिक्स के अंतर्गत, ठीक है। नैतिक सिद्धांत के अर्थ को किसमें वर्णित किया गया है, किसमें जानने का प्रयास किया जाता है, तो वो भी मेटा एथिक्स हो गया, ठीक है। फिर अगला है कि नीतिशास्त्र के अभ्यास के आधार पर जो पहली शाखा है किसमें विभाजित किया गया है, वो भी मेटा एथिक्स हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बांटा गया है। तो इसके आधार पर इसमें 2-3 प्रश्न छिपे हुए हैं, याद रखिएगा। दूसरा है नॉर्म एथिक्स, मानदंड नीतिशास्त्र, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए, किसी नैतिक कार्य को करने के व्यवहारिक तरीकों का निर्धारण करना ही क्या है, मानदंड नैतिक शास्त्र। यानी किसी नैतिक कार्य को कर रहे हैं तो उसके व्यवहारिक तरीके जो होते हैं, ठीक है। यानी हमको बहुत ज़्यादा शास्त्रों में नहीं जाना है, हमको बहुत ज़्यादा अनुष्ठानों में नहीं जाना है, हमको किसी का भला करना है तो हम उसको डायरेक्टली कर देते हैं जो हमको समझ में आता है। तो ये क्या हो गया, ये मानदंड नीति शास्त्र हो गया, ठीक है। फिर है यूसेज एथिक्स, यानी अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। इसमें क्या है, देखिए, किसी विशिष्ट स्थिति में किसी विशिष्ट क्रिया के चुनाव के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कोई विशेष स्थिति आ गई तो हमने क्या किया, उस विशेष क्रिया के चुनाव के लिए यूसेज यानी अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। इसमें भी बहुत ज़्यादा जो मानदंड होते हैं, जो अनुष्ठान होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। हमको जो समझ में आता है उस परिस्थिति के अनुसार सही लगता है, जो जिसकी समाज द्वारा आलोचना न की जा सके, हम उसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कोई अतिथि आ गया तो हमने ये नहीं देखा कि हमको पैर छूना चाहिए इनका कि नहीं छूना चाहिए, हमारे रिश्ते में आते हैं या नहीं आते हैं। हमने जैसे ही देखा कि उम्र में हमसे बड़े हैं, हमने तुरंत उनके पैर छू लिए, ठीक है। तो ये क्या है, हमको उस समय वही सही लगा, तो ये अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र है, ठीक है। उसी तरह से कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जो जिसमें समाज के आचार शास्त्र को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बहू है, वो दर्द से तड़प रही है, परेशान है, घर में कोई नहीं है, तो उसको जेठ थोड़ी ये सोचेगा कि हम इसको छू नहीं सकते हैं समाज के आचार शास्त्र के अनुसार, ठीक है। उसको उठा के वो ले जाएगा, हॉस्पिटल ले जाएगा। तो ये अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र, यानी नीति शास्त्र के अनुसार वो सही माना जाएगा उस समय, ठीक है। जबकि आचार संहिता में ऐसा नहीं है, समाज की जो आचार नीतियाँ हैं एक स्त्री के लिए वो इसकी इजाज़त नहीं देती, फिर भी उस समय तत्काल में इसको सही माना जाएगा अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। तो इसको इस ढंग से भी प्रश्न बन सकता है और इसको एक कहानी की तरह ही बन सकता है कि यदि ऐसा होता है तो इसमें कौन सा नीति शास्त्र प्रयुक्त होता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि बहू है, बीमार है, वो छटपटा रही है कि उसको कोई प्रॉब्लम है, वो उठ नहीं पा रही है और घर में कोई और नहीं है, जेठ ही है या फिर ससुर जी हैं, तो वो उसको ले जा सकते हैं। जबकि आचार शास्त्र इसकी क्या करती है, वो इजाज़त नहीं देती, ठीक है। तो उस समय भी इसको सही माना गया है। तो इस तरह से कहानी बना के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब यूजीसी नेट में भी काफ़ी इस तरह से प्रश्न आने लगे हैं। फिर देखिए आचार शास्त्र के उद्देश्य क्या है, ठीक है, क्यों बनाया गया है आचार शास्त्र समाज में। वीर स्ट्रीट ने देखिए आचार शास्त्र के 3 उद्देश्य बताए हैं। ये वीर स्ट्रीट के अनुसार है, याद रखिएगा। एग्ज़ाम में नाम भी आ सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा। अन्य सामाजिक प्रतिमानों की भांति कुछ व्यवहारों को स्वीकृति प्रदान करना, यानी जो अन्य सामाजिक प्रतिमान है, मूल्य मानदंड है, उसके अनुसार ही इसमें भी कुछ व्यवहारों को स्वीकृति प्रदान की गई है कि इस व्यक्ति को ऐसा व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आचार शास्त्र का उद्देश्य है, यानी व्यक्ति को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कौन बताता है, आचार शास्त्र, ठीक है। महत्वपूर्ण सामाजिक विशेषताओं का विश्लेषण करना, ठीक है, यानी महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं समाज में उसका विश्लेषण, यानी जो आचार संहिता होती है, आचार संहिता के अंतर्गत ही हम समाज की घटनाओं का विश्लेषण करते हैं, ठीक है। यानी कोई व्यक्ति है, ज़्यादा उम्र का है, तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो समाज की विशेषताओं का ये क्या करता है, विश्लेषण करता है। फिर देखिए ऐसे व्यक्तियों से निश्चित दूरी बनाकर रखना जहाँ अधिक घनिष्ठता की अपेक्षा नहीं होती, ठीक है। तो आचार शास्त्र देखिए हमको बताता है कि हमको बड़ों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, और छोटे से कैसे व्यवहार करना चाहिए, बाहर के लोगों से कैसे व्यवहार करना है, घर के लोगों से कैसे व्यवहार करना है, दूर के रिश्तेदारों से कैसे व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें बताता है। और ऐसे व्यक्ति जिनसे बहुत घनिष्ठता नहीं होती उनसे दूरी रखी जाती है इसमें, ठीक है। यानी हमको अपने दादाजी के पैर छूना है, अपने चाचा जी के पैर छूना है, ठीक है, उनका सम्मान करना है, ये सभी चीज़ें तो ठीक है। लेकिन बाहर के व्यक्ति जो होते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा प्रावधान इसमें नहीं होता है, उसमें लोग दूरी बना कर रखते हैं, ठीक है।
आचार शास्त्र ही व्यक्ति के वर्ग, परिस्थिति और सामाजिक संरचना का निर्माण करता है। ठीक है, आचार शास्त्र के द्वारा ही समाज में व्यक्ति की जो परिस्थिति निर्धारण होती है। ठीक है, यानी एक बहू है, वो जब उसकी शादी, एक लड़की की जब शादी हो जाती है, वो घर जाती है अपने ससुराल में, तो एक लंबी चौड़ी आचार शास्त्र की श्रृंखला उसके सामने होती है कि उसको किससे कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, तो उसी से सामाजिक संरचना में उसको पद और परिस्थिति मिलती है। ठीक है, यानी जिसने बहुत अच्छे से किया उसको ज़्यादा अच्छा सम्मान मिला, सामाजिक संरचना में उसको ज़्यादा ऊंचा स्थान मिला, उसको लोग संदर्भ समूह मानने लगते हैं। ठीक है, जिसने अच्छे से नहीं किया उसकी आलोचना हो जाती है। ठीक है, और यह एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति की पहचान को बनाता है। ठीक है, आचार शास्त्र व्यक्ति की पहचान को बनाता है, यानी किस संबंध को कैसे डील करना है। ठीक है, ये जो संबंध है वही समाज शास्त्र है। ठीक है, तो किस व्यक्ति को कैसे डील करना है, किस संबंध को कैसे डील करना है, ये सभी चीज़ें आचार शास्त्र बताता है और इसके आधार पर ही हमारी पहचान बनती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी के चाचा हो गए, किसी के फूफा हो गए। ठीक है, तो कैसे हुए, कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ होगा आचार शास्त्र के अनुसार जिसके हम क्या लगेंगे, फूफा लगेंगे संबंध के आधार पर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, व्यक्ति की पहचान बन गई। फिर देखिए मॉरलिटी क्या है, नैतिकता, सदाचार। देखिए नैतिकता जो होती है वो तर्क से जुड़ी होती है, कर्तव्य निष्ठा से जुड़ी होती है। ठीक है, और ये नैतिकता जो होती है ये ऊंचे धरातल पर होती है, काफ़ी समाज में इसको बहुत सम्मान प्राप्त होता है। जो लोग नैतिक होते हैं उनको समाज में अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होता है। ठीक है, नैतिकता व्यक्ति के कर्तव्य निष्ठता पर आधारित होती है। ठीक है, यानी एक व्यक्ति का जो कर्तव्य होता है वो नैतिक कर्तव्य होता है, और जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है ऐसा माना जाता है कि वो नैतिकता को फॉलो कर रहा है। ठीक है, इसका संबंध अच्छे बुरे, उचित अनुचित आदि में अंतर करना है। तो आचार शास्त्र का भी यही अंतर है। ठीक है, और इसका भी, तो ये समानता हो गई दोनों में, याद रखिएगा। दोनों में यदि समानता पूछता है तो यही होगा कि दोनों ही अच्छे और बुरे, उचित अनुचित में अंतर बताते हैं। यह एक आत्मचेतन प्रक्रिया है, यानी नैतिकता को हम पूरी चेतना में सोच समझकर तर्क और बुद्धि का प्रयोग करके यूज़ करते हैं। ये लोकाचारों के अधिक निकट है। तो मैंने आपको जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें समनर के समूह की बात की थी। समनर का जो पूरा एक थियरी है, किस तरह से संस्था का उद्विकास हुआ। तो संस्था के उद्विकास में मैंने बताया था कि नैतिकता जो होती है वो लोकाचारों से अधिक निकट है, और जनरीति जो होती है वो प्रथा के अधिक निकट है। ठीक है, तो उसको आप देख लीजिएगा यदि आपने नहीं देखा होगा तो। लोकाचारों से अधिक निकट है क्या, नैतिकता। नैतिकता में हम तर्क और बुद्धि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नैतिकता में देखिए कौन कौन से गुण आते हैं, दया है, ईमानदारी है, प्रेम है, पवित्रता है, कर्तव्यपरायणता है, स्वतंत्रता है। ये सारी चीज़ें जो है नैतिकता के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो समाज में ऊंचे धरातल पर होता है, यानी जो व्यक्ति दयालु हैं उनको क्या माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ये समाज में ऊंचे धरातल का व्यक्ति है, बहुत आदर्श वाला व्यक्ति है। ईमानदारी जो होती है ये बहुत कम लोगों में होती है, लेकिन जिनमें होती है समाज के लोग उन पर भरोसा करते हैं। ठीक है, प्रेम, ठीक है, बिना किसी कपट के, छल के यदि कोई प्रेम करता है तो उसको भी समाज में बहुत सम्मान प्राप्त है। पवित्रता देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा है, हृदय जो है बहुत कम लोगों का पवित्र होता है। कर्तव्यपरायणता, यानी हमारे जितने भी कर्तव्य हैं जिन जिन व्यक्तियों के प्रति, उनको हम फॉलो करते हैं, उनका पूरा पालन करते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता जो होती है, यानी जो व्यक्ति हैं जिनको हमारे द्वारा परतंत्रता नहीं दी गई है, सभी को हमने स्वतंत्र रखा है, अपने पुत्र पुत्री पर बहुत ज़्यादा परतंत्रता नहीं की है, पत्नी को स्वतंत्र रखा हुआ है, तो क्या हो गया, ये नैतिकता है। ठीक है, अब देखिए अंतर क्या होता है आचार शास्त्र और नीति शास्त्र में। ठीक है, आचार शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या अंतर है। नैतिकता सामान्यतः, इसको नैतिकता भी कह सकते हैं कि आचार शास्त्र और नैतिकता में क्या अंतर है। नैतिकता सामान्यतः धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। ठीक है, यानी जो धर्म के सिद्धांत होते हैं और सांस्कृतिक सिद्धांत जो होता है मनुष्य के अंतःकरण, यानी जो हमारी अंतरात्मा बोलती है, हम बोलते हैं ना कि हमारी अंतरात्मा ने ऐसा कहा, तो वास्तव में वो नैतिकता ही होती है। ठीक है, फिर देखिए आचार शास्त्र में क्या होता है, कार्यस्थल पर नीतियों को निर्धारित करने वाली आचार संहिता, यानी जैसे हम किसी ऑफिस में गए तो उस ऑफिस के नियमों को हमको क्या करना होता है, देखना होता है, उसको हम पढ़ते हैं, सिग्नेचर करते हैं कि हम इन नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, उसी तरह से समाज में भी अलग अलग संबंधों के जो नियम होते हैं उसको भी लोग फॉलो करते हैं। उसकी लिखित तालिका तो आपके पास नहीं होती, लेकिन समाज के लोग समाजीकरण के द्वारा उन नियमों को आपको अच्छे से कंठस्थ करा देते हैं। ठीक है, कि हमको किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस संबंध के साथ हमको कैसा व्यवहार
करना है। ठीक है, तो ये क्या है, आचार संहिता की तरह होती है। और इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि नैतिकता जो होती है वो आंतरिक होती है, आचार संहिता जो होती है वो बाह्य होती है, वो सामाजिक होती है। ठीक है, और नैतिकता हमारे अंतरात्मा की आवाज़ होती है, हमारी सोच समझ बुद्धि और तर्क से रिलेटेड होती है। दर्शन शास्त्र की एक शाखा एक्सोलॉजी के रूप में नैतिकता सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी है। तो मैंने आपको सौंदर्य शास्त्र का चैप्टर पहले ही पढ़ाया था। तो नैतिकता जो है सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी हुई है। कैसे? दर्शन शास्त्र की एक शाखा एक्सोलॉजी, ये एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको पढ़ाया जाता है। फिर आचार शास्त्र आदर्श सांस्कृतिक मूल्य मानदंड होते हैं। ठीक है, आचार शास्त्र मैंने आपको बताया था कि आचार संहिता होती है, किसी समाज के किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये एक आचार संहिता होती है। तो ये मूल्य और मानदंड इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, जो मानव के व्यवहार को नियंत्रित एवं संचालित करती है। तो आचार संहिता में हमको बताया जाता है कि हमको ऐसे व्यक्तियों से ज़्यादा दूरी बनाकर रखनी है। ठीक है, और इन व्यक्तियों से दूरी बनाकर नहीं रखनी है। ठीक है, तो कैसे कार्य करने हैं, सबकी आचार संहिता हमको समाज द्वारा, समाजीकरण के द्वारा मिल जाती है। ठीक है, फिर देखिए दर्शन शास्त्र की एक शाखा एक्सोलॉजी के रूप में नैतिकता सौंदर्य शास्त्र से जुड़ी है। ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र का चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया ही था। फिर देखिए आचार शास्त्र आदर्श सांस्कृतिक मूल्य और मानदंड होते हैं। तो आदर्श सांस्कृतिक सामाजिक जो मूल्य और मानदंड होते हैं, यानी पूरी जो लिस्ट होती है कि कैसे व्यक्ति के साथ हमको कैसे व्यवहार करना है, किससे दूरी बना कर रखनी है, किससे नज़दीकियाँ बना कर रखनी है, इन सभी की एक आचार संहिता होती है, एक पूरा नियमावली होती है। और ये कैसे हमको जानकारी इसकी मिलती है, समाजीकरण के द्वारा। समाज के लोग ही हमको धीरे धीरे सिखाते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और संचालित करते हैं। नैतिकता में देखिए सही और गलत का भाव निहित होता है और ये हितों को प्रभावित करता है, यानी दोनों में सही गलत का भाव तो होता है, लेकिन नैतिकता में जो सही गलत का भाव होता है वो व्यक्ति को हितों को प्रभावित करता है। यानी समाज के हित क्या है इससे मतलब नहीं है, व्यक्ति के जो हित होते हैं, वास्तव में जो व्यक्ति के हित होते हैं, अंतःकरण जो होता है व्यक्ति का, वो जो बोलता है उसको करना ही क्या है, नैतिकता है। फिर देखिए आचार शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र की एक शाखा है। ठीक है, तो नैतिकता तो अंतःकरण से जुड़ी है, अंतःकरण में जो हमको हितों के बारे में सही गलत के भाव आते हैं वो नैतिकता होगी। लेकिन आचार शास्त्र में सही गलत के भाव के साथ साथ ये क्या है, ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया। फिर न देखिए नैतिकता को समाज, संस्कृति या धर्म द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नैतिकता जो होती है किसी समाज, संस्कृति, यानी कि जो आध्यात्मिक समाज होगा उसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति को अपना खुद का न खाकर दूसरे व्यक्ति को खिलाना ही वहाँ की नैतिकता हो गई। लेकिन भौतिक, यदि आप संसार में जाएंगे, भौतिक समाज में जाएंगे, तो वहाँ की नैतिकता ऐसी हो गई कि किसी व्यक्ति की मदद तो करनी है, लेकिन वो ऐसी नहीं करनी है कि जैसे कि अपना खुद का सब कुछ दे दो। ठीक है, उसको जॉब दे दिया आपने, उसको कोई कार्य दे दिया। ठीक है, तो वो सब नैतिकता होगी। तो अलग अलग क्षेत्र की नैतिकता अलग अलग होती है। भौतिकवादी स्थानों पर जाएंगे तो वहाँ की नैतिकता अलग होगी, बिल्कुल वहाँ पे मशीनीकृत नैतिकता होती है। ठीक है, दया भावना बहुत कम पाई जाती है या फिर नहीं भी पाई जाती। आचार शास्त्र व्यक्ति द्वारा स्वयं चुना जाता है। ठीक है, आचार शास्त्र में व्यक्ति स्वयं चुनता है कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ नहीं करना है। हमको पहले से ही सब कुछ पता हो जाता है, लिस्ट हमको पहले से ही आचार संहिता की प्रोवाइड हो जाती है और उसको हम चुनते हैं फिर। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि आचार संहिता ने हमको लिस्ट तो दे दी है कि ऐसे ऐसे रिलेशंस के साथ हमको ऐसे डील करना है, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो उस रिलेशन को दूसरे ढंग से डील करते हैं। ठीक है, जैसे कोई नववधू है, ठीक है, वो क्या उसके ससुर के साथ भी रिलेशंस हुए हैं, ऐसे बहुत से केसेस आए हैं और आज भी आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, व्यक्ति ने चुना कि हमको ये नहीं, हमारे लिए ये नहीं, ये सही है। तो सही गलत के भाव तो होते हैं, लेकिन व्यक्ति के दृष्टिकोण के आधार पर वो चेंज कर देता है और उसी के लिए क्या होता है, समाज द्वारा आलोचना भी होती है। फिर देखिए नैतिकता के लाभ क्या होते हैं, महत्व क्या है नैतिकता का। नैतिकता संघर्ष को कम करता है। ठीक है, नैतिकता क्या होता है, संघर्ष को कम करता है, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना सिखाता है। ठीक है, और इस सेफ्टी वालों के रूप में समाज में कार्य करता है। यानी जैसे ही कोई व्यक्ति है, हमने इसको मारना चाहा, फिर हमको याद आता है कि नहीं, ईश्वर इसकी इजाज़त नहीं देता, सभी ईश्वर की संतानें हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब भाव आने लगते हैं तो वहाँ पे संघर्ष कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सेफ्टी वाल्व के रूप में समाज की रक्षा करता है। फिर देखिए समाज में सहिष्णुता को बनाए रखना भी नैतिकता का कार्य है। यानी जो व्यक्ति हैं एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णु हो, ठीक है, एक दूसरे से सत्य बोले, ये सभी नैतिकता के अंतर्गत आता है। यही कारण है कि समाज में ढेर सारे धर्म एक साथ टिके रहते हैं, नैतिकता के ही कारण। ठीक है, इसके उचित क्रियान्वयन के माध्यम से समाज में सतत विकास किया जा सकता है।
नैतिकता को यदि अच्छे से यदि समाज पे लागू किया जाए, अच्छे से लोग यदि फॉलो करें उसको, तो क्या होगा, समाज का बहुत तेज़ी से विकास होगा। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न बन सकते हैं मैंने सबको समाहित करने का प्रयास किया है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें, क्योंकि लेक्चर मिस करेंगे तो क्वेश्चन मिस होंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।